नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम एनसीईआरटी की क्लास 6 में फोर्थ चैप्टर जो है आरंभिक नगर ये पढ़ रहे थे और इसका जो दूसरा पार्ट है अब वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि महान स्नानागार जो है वो किस स्थान पर स्थित है, कौन सा सभ्यता स्थल है जहां पर वो प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। तो ये कमेंट करके बताइएगा और आज हम आगे पढ़ते हैं इसको। यहां से पढ़ते हैं कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। तो ये तो कच्चा माल क्या होते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और या फिर किसान या पशुपालक जो है उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या फिर ये जैसे धातु के अयस्क वगैरह हो गए प्राकृतिक रूप से मिलने वाले। और फिर इनसे कई तरह की चीजें बनती है। तो जैसे कपास है तो उसको हम कच्चा माल कहेंगे और कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। बाकी जैसे ये चीजें हैं तो ये दूर दूर से आयात करते थे इनका, इन धातुओं का। कुछ चीजें वहां मिल जाती थी, कुछ चीजें वो बाहर से मंगाते थे, बाहर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहां तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो राजस्थान के अंदर से, जो राजस्थान से तांबे का आयात करते थे, और तांबे के लिए खेतड़ी आप जानते हो कितना प्रसिद्ध स्थान है। और पश्चिम एशियाई देश जो ओमान है वहां से भी ये आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ जो मिलाई जाने वाली धातु है टिन, उसका आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न बन गया। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, और जो बहुमूल्य पत्थर है उसका आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो इधर यह है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखो, एक खिलौना है तो दूसरी एक मोहर है। तो ये तो मोहर है और ये खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? बच्चों का खिलौना हल, और आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब ये है बच्चों का जो खिलौना हल है, ये जो तस्वीर दी गई है आपको। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो अब ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। क्या उगाते थे? अनाज, और जानवर भी पालते थे। किसान और चरवाही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो हल तो होते ही थे,
क्योंकि बिना हल के जैसे वो कैसे उत्पादन करेंगे। लेकिन अब आपको पता है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। तो लकड़ी के हल बनाएंगे तो वो समय के साथ में हल जो है वो समाप्त हो गए, लकड़ी जो है वो। लेकिन कई खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। तो ये पशु पालते थे कौन कौन से है? गाय होती थी, भैंस होती थी, भेड़, बकरियां। तो ये सब पशु होते थे। ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलाविला नगर बसा था। किसके किनारे? खदीर बेत के किनारे, कच्छ के इलाके में। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? कच्छ के इलाके में किसके किनारे था? खादीर बेत के किनारे था धोलावीरा नगर। और हड़प्पा सभ्यता के जो कई नगर हैं वो मुख्य रूप से दो भागों में थे। धोलावीरा है ये तीन भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें थी। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो ये एक अनोखे अवशेष के रूप में है क्योंकि हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बड़े रूप में पाया गया है ये बड़े बड़े अक्षरों पर। बाकी जैसे छोटी छोटी जो मोहरें हैं तो उन पर कुछ ना कुछ लिखा मिलता है। ये एक बड़े अवशेष के रूप में सामने आए हैं। तो ये धोलावीरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद है गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी यानी गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिली है। तो ये लोथल का बंदरगाह है। और बंदरगाह जहां पर बाहर से जैसे समुद्री जो व्यापार वगैरह होता था, तो उस समय भी आप देख लीजिए कि जहाज वगैरह बने होते थे, दूसरे देशों से व्यापार करते थे। तो ये बंदरगाह जो है वो लोथल में था, बिल्कुल समुद्र के किनारे। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ये जो चित्र में दिखाए गए हैं। क्योंकि बंदरगाह क्या होता है? जहां पर जहाज आकर के रुकते हैं, समुद्र के किनारे का जो एक स्थल के बिल्कुल पास का भाग। और वो जो पानी का भाग होता है तो वहां जहाज आकर के रुकते हैं जहां से सामान वगैरह निकाला जाता है, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। तो ये जैसे चित्र दिखाए इन्होंने, संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। तो आज भी जैसे मान लीजिए कोई समुद्र के किनारे स्थल भाग से जुड़े हुए जो कई भाग हैं, तो वहां पर काफी मात्रा में आपको जहाज खड़े हुए दिख जाएंगे, जहां से माल उतारा जाएगा, वापस उनमें लोड किया जाएगा। तो वो चीज कहलाती है बंदरगाह है। तो लोथल एक बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था। तो ये गुजरात के स्थल हैं।
धोलावीरा, लोथल। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। तो मनकों के बारे में है कि एक पूरी इमारत मिली है जिसमें मुख्य रूप से मनके बनाने का ही काम होता था। मुद्रा मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी भी नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए कितना ध्यान रखते थे। कोई जैसे मान लीजिए डिब्बा या थैला को चिन्हित करने के लिए सामान से भरे हुए डिब्बे हैं या थैले हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते थे। तो थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गिल्ली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। अब गिल्ली मिट्टी सूख जाती थी और मुहर लगा देते थे। मुहर की छाप को ही मुहरबंदी कहते हैं। अब अगर किसी ने भी उसको खोलने की कोशिश की तो वो जो जिससे उसको बंद किया है, ऊपर जो वो लगाया है जो वो लेप, तो वो क्या हो जाता था, टूट फूट हो जाती थी। तो कितना ध्यान रखते थे कि सामान एक जगह से भेज रहे हैं। आप भी जैसे ऑनलाइन सामान वगैरह मंगाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि ये ध्यान रखिएगा कि ये खुला हुआ नहीं हो। तो अच्छे से चेक कर लें कि पूरा अच्छे से पैक किया गया हो, कहीं से भी सामान खुला हुआ नहीं हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो इतनी जबरदस्त नगरीय सभ्यता है। आपको आज से भी, हालांकि उस टाइम कई चीजें नहीं थी, जैसे लोहा वगैरह नहीं था या ये लाइट वाली जो ये कई चीजें नहीं होगी, लेकिन वो इतने डेवलप थे नगर, जैसे आज के नगर हैं उस तरीके से। फिर है सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया और दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा गए और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो इतने बड़े जो नगर थे, सारे के सारे नगर एक साथ कैसे समाप्त हो गए। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास होता है। इनके बारे में तुम अध्याय 6 और अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो पहली नगरीय क्रांति तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब 1400 साल बाद में दूसरी होगी। तो वो कौन से चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 6 और 7 में। अन्यतर अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। तो 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथीदांत, लकड़ी और हीरे जो दूर दूर अपनी सेनाएं भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिनको क्या कहते हैं, पिरामिड। राजाओं के मरने पर
उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। अच्छा, एक चीज आपको मैं एक मजेदार बात और बता दूं। जो स्टूडेंट आईएएस की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये किताबें मस्ट मानी जाती है कि 6 से 10th की किताबें और फिर 11वीं 12वीं की भी। तो 6 से 10th की किताबें तो एक आईएएस के स्टूडेंट के लिए भी बहुत मस्ट मानी जाती है। तो आप इन किताबों का महत्व समझ के इनको पढ़िएगा। कोई अगर सेकंड ग्रेड के लिए या फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ रहा है तो वो केवल ये ना समझें कि केवल आपके सिर्फ यूं ही ठीक है आपके ही काम आएगी ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आईएएस के एग्जाम तक इन किताबों को निश्चित रूप से पढ़ा जाता है, चाहे आरएस का एग्जाम हो चाहे आईएएस का हो। और अब तो रीट के स्टूडेंट हैं तो आपको भी ये सब पढ़ना है, क्योंकि किताबें तो आप जो विद्यार्थी हैं, अब जो बोर्ड की जो पहले किताबें थी उनके स्थान पर अब ये वाली किताबें लग चुकी हैं। आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, कोई विद्यार्थी रीट का एग्जाम दे रहा है, रीट में सिलेक्शन हो गया, यही किताबें आपको जाके पढ़ानी पड़ेगी वहां। अगर आप एसएसटी के विद्यार्थी हैं रीट में तो यही किताबें पढ़ानी होगी आपको। और जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको भी यही किताबें जो है 9 10th वाली जो किताबें हैं एनसीईआरटी की वो पढ़ानी पड़ेगी। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहते थे। तो मम्मी के नाम से मूवीज भी काफी बनी है हॉलीवुड की, और बहुत शानदार मूवीज है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। ये सेवक सेविका है जो बेचारे इनकी भी बलि हो जाती थी, इनको किस लिए दफना देते थे कि जैसे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है या जो राजा है या कोई रानी की मृत्यु हो गई, तो ये कहते थे कि जब ये आप ये ऊपर कहीं जाएंगे तो वहां इनकी सेवा करने के लिए इनको सेवक की भी साथ में जरूरत पड़ेगी। तो बेचारे सेवक सेवक जो सेविकाएं होती थी इनको भी साथ में दफना देते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी, ये जो साथ में इतनी चीजें हैं, ये खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर, ये सब चीजें। कल्पना करो तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथर से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे, तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या लेके जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या क्या देखोगे। तो आप सोचिएगा, मैं तो अगर 4000 साल पहले का अगर समय ऐसे आ जाए तो मैं तो उस समय से वापस ही नहीं निकलूं। वही जो समय था वो बहुत बेस्ट था, सिंधु घाटी सभ्यता का समय। और मैं ही क्या, अगर आप में से मान लो सबको कहा जाए कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जाकर के रहना है और अपना व्यापार करो, खेती करो, देसी चीजें हैं उनका प्रयोग करो, तो क्या वापस आज के समय में जो इतना धुएं और प्रदूषण ही प्रदूषण है, ये मोबाइल, इंटरनेट, ये फेसबुक, व्हाट्सएप पर इतना जो आज के टाइम में कचरा दिमाग में भरा हुआ है, इतनी चीजें हैं कि व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो क्या उससे वापस निकल के कोई आना चाहेगा? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर आपके साथ हमें भी ले चलो सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित करो। अब इसमें उपयोगी शब्द क्या क्या है पूरे चैप्टर में? नगर है, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल और सिंचाई, ये सुमेलित करने हैं। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान। सोना? कर्नाटक। टिन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान और ईरान वाला जो, और बहुमूल्य पत्थर? गुजरात। हालांकि अफगानिस्तान से भी ये आते थे बहुमूल्य पत्थर वगैरह, लेकिन ये जो मिलान करने वाला है तो इसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि टिन गुजरात से नहीं, टिन तो अफगानिस्तान से ही और ईरान से आता था। कई बार आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखते हैं कि एक चीज दो जगह से लगती है, लेकिन वो आपको ये निकालना पड़ता है कि जो दूसरी चीज है क्या वो पर्टिकुलर दो से है या एक जगह से है। तो ये आपका हो गया इसमें।
इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो ये चीजें फैक्ट है याद करने वाले। तो ये आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से फैक्ट हैं। और इन एनसीईआरटी की 6 से 10th के हर चैप्टर की जो टेट सीरीज है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है ऐप पर। एनसीईआरटी टेट सीरीज के नाम से है। उसमें 6 से 10th के कंप्लीट पेपर जो बन सकते हैं, इसमें फैक्ट जो क्वेश्चन निकल सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने निकाल दिए हैं। तो वो आपके लिए नोट्स का काम भी करेंगे और फैक्ट का भी काम करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपकी इच्छा है कोई लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको लगे कि नहीं मुझे आवश्यकता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूर नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है एनसीईआरटी के 6 से 10th के कंप्लीट क्वेश्चन जो इनमें से बन सकते हैं, तो वो सब ऑलरेडी अपलोड हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।